नमस्कार दर्शकों, मैं मदन तिवारी आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हूँ। रेड अलर्ट के 1 to 1 में आज हम आपको एक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं। तो वो शख्सियत कैसे बनी, कैसे उन्होंने अपने आप का निर्माण किया, कैसे समाज में अपने आप को स्थापित किया और कैसे आज वो युवा पीढ़ी की पसंद है, इन सब बातों को लेकर हम उनको आपसे मिलवाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि यही नरसिंहपुर जिला है जिस जिले में उन्होंने अपना कर्मभूमि बनाई और कर्मभूमि के बाद लगातार सेवाएं देते रहे। समाज सेवा के माध्यम से राजनीति तक का सफर आखिर उन्होंने कैसे तय किया, ये सब बातों को लेकर आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और उनसे भी उनके मुखारबिन से ही जानने का प्रयास करें कि आखिर कैसे उन्होंने ये सब मुकाम हासिल किए, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई, पारिवारिक बैकग्राउंड, पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही है। तो वो स्वयं ही अपने मुखारबिन से आपके सामने ये बातें सब रखेंगे। 1 to 1 का उद्देश्य भी यही होता है कि सामने प्रत्याशी वो आपके सामने पूरी बात रख पाए। इन्हीं सभी उद्देश्यों के लेकर हम उनके आपसे मिलवाने जा रहे हैं। आज हमारे बीच हैं नगर की जानी मानी हस्ती, कांग्रेस पार्टी समर्थित, कांग्रेस पार्टी में सदैव उच्च स्थान प्राप्त करके और समाज को कुछ ना कुछ परोसने वाले सेठ मनोहर साहू जी, हम उनसे मिलेंगे, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। ये आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं कर्मभूमि के रूप में नरसिंहपुर सदैव आपके साथ रहा है और वहीं दूसरी यदि हम बात करते हैं तो पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में भी बुजुर्गों से आप वसीयत में भी बहुत कुछ मिला है, संस्कार भी मिले हैं, समाज सेवा की भी कहीं ना कहीं आपके परिवार का समर्पण इस ओर रहा है। तो ऐसी सब बातें, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई है और उसके तहत पारिवारिक पृष्ठभूमि में मुकाम हासिल आपने कैसे किया, ये कुछ बातें जनता के बीच में आपके द्वारा। जी तिवारी जी, मेरा जीना यहाँ मरना यहाँ वाली स्थिति है। पिछले 7-8 पीढ़ियों से तो मुझे जानकारी है कि हमारे पूर्वज यहाँ के ही स्थायी निवासी हैं। कंदेली, जब कंदेली नहीं हुआ करता था, गड़रिया खेड़ा था, उसके पहले से हमारे पूर्वज नरसिंहपुर के कंदेली के निवासी रहे। ईश्वर की कृपा हमारे परिवार पर हमेशा रही और हम लोग पिछले 5-7-8 पीढ़ियों से एक सम्मानीय, जो आपने सेठ कहा, तो ये सेठ मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है, ये पूर्वजों का है। मेरे पूर्वज सेठ या नगर सेठ के नाम से जाने जाते थे, तो वो ही उपाधि चल रही है। हाँ, हमारा ये जरूर है कि हमने अपने पूर्वजों की परंपरा या उनकी विरासत को संभाले रखा है, उसे बिगड़ने या मिटने नहीं दिया। मेरी जन्मभूमि भी नरसिंहपुर की है। मेरी शिक्षा दीक्षा पहली क्लास से लेके फाइनल तक नरसिंहपुर में हुई है। और रही बात कर्मभूमि की, तो कर्मभूमि में हमारा जो पैतृक व्यवसाय है वो हमें विरासत में जो मिला है वो तो हम कर ही रहे हैं। उसके अलावा भी हमारे कुछ अन्य कार्य भी हैं, इसके बारे में अभी यहाँ डिस्कस करना अभी ठीक नहीं होगा, मतलब वो आप विषय से हटके है थोड़ा। ये जरूर बताना चाहूँगा कि पहली क्लास में सबसे पहले मेरा नाम नरसिंहपुर की ब्रांच स्कूल में लिखाया गया था और वहाँ का वातावरण या तो कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं लगी थी, तो फिर 2-3 महीने के बाद हम शिव प्राइमरी शाला में आ गए। शिव प्राइमरी शाला में 5वीं क्लास तक, गवर्नमेंट हाई स्कूल में 11th क्लास तक, उसके बाद गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में फाइनल तक, बीकॉम फाइनल तक हमने शिक्षा यहीं ग्रहण की। 74-75 में हमारा मतलब फाइनल का एक मैंने हुआ था। और जहाँ तक बात राजनीति और समाज सेवा की है, तो ये भी हमें विरासत में मिला। हमारे पूर्वज, हमारे ग्रैंडफादर ने
शुरुआत से ही हमने मतलब जो सुना है वो कुछ हद तक कुछ छोटी उम्र में देखा भी है। हमारे ग्रैंडफादर हमेशा से बहुत ज़्यादा सेवाभावी और बहुत ज़्यादा सर्वधर्म का सम्मान करने वाले और बड़े दयालु थे। उन्हें सम्मान से उस ज़माने में वीर कहा जाता था। वीर शब्द जो है वो आप समझते होंगे, हमारे बुंदेलखंड में वीर कहा जाता है जो बुजुर्ग होता है, जो सम्मानित व्यक्ति होता है। हमें इस बात का गर्व है कि नरसिंहपुर ज़िले में प्रथम उद्योगपति के रूप में हमारे परिवार का, हमारे दादा और परदादा का नाम अंग्रेज़ों के गजेटियर में आज भी दर्ज है, देखा जा सकता है। नरसिंहपुर शहर के प्रथम समाज सेवियों में हमारे परदादाओं का नाम रहा है। उस ज़माने में जब नरसिंहपुर शहर में यात्रियों को, परिक्रमावासियों को या जो बाहर से आने वाले मुसाफिर थे, इन्हें ठहरने की कोई जगह नहीं हुआ करती थी, तब भी हमारे ग्रैंडफादर ने और हमारे परदादा ने नरसिंहपुर में ही हमारे घर के सामने शिवाजी वार्ड में नदी के किनारे एक मकान में धर्मशाला बनाई थी। उस धर्मशाला में जो साधु, सन्यासी, भिखारी या कुछ बाहर से व्यापार करने आने वाले लोग जो होते थे, जिन्हें कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलता था, वो ऐसे लोग रहते थे। उसी ज़माने में सिंगरी नदी काफ़ी अच्छी स्थिति में थी, वो 12 महीने बहा करती थी, तो दैनिक क्रियाओं के लिए वो वहाँ का पानी पर्याप्त था। और उसी ज़माने में पंडित महेश राम प्रसाद जी झिरा ने इस धर्मशाला की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उसके पास में ही उनकी अपनी खुद की जगह में उन्होंने कुआं भी खुदवाया था। तो मुसाफिरों को प्राय हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। उसके अलावा हमारे परिवार से एक तरह से तमाम जो भिखारी या साधु सन्यासी होते थे, उन्हें राशन की व्यवस्था भी निःशुल्क थी। मैंने खुद छोटी उम्र में था, मैं करीब 5-6-7 साल का रहा होऊंगा, तो हमारे घर में 3 पीपा जो रहते हैं कनस्तर ढक्कन वाले 3 रखे रहते थे। एक पीपा में आटा रहता था, एक पीपा में गुड़ और आलू वगैरह होते थे, एक पीपा में नमक और बाकी दीगर चीज़ें। तो नीचे दुकान थी, दुकान से खबर आती थी कि 2 आदमियों के लिए सीधा दे देना। तो हमने देखा है हमारी माँ, मैंने उसमें पीपा में से एक इतना बड़ा बर्तन होता था, उसमें भर के उनने आटा निकाला, यानी एक आदमी के हिसाब से उसमें आटा हो गया। कागज़ की पुड़िया बना दी, दूसरे कागज़ में उन्होंने नमक, मिर्ची, गुड़ या आलू या जो भी सब्जी है उपलब्ध वो उसमें रख दी, वो भिजवा दी। तो 2 आदमियों के हिसाब से वैसा, ये मतलब हमने देखा है। और कभी कभी हमसे भी कहा जाता था कि तुम निकाल दो ज़रा। तो ये संस्कार की बात है, देखते आए हैं, और शायद वही है जो आज तक चल रहा है। सेवा भाव मतलब ये माना जा सकता है कि यहाँ पे पुरातन से ये जी मिला है आपको, और लगभग मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं ये लगातार आपके संस्कारों में, आपके परिवार, आपके बच्चों के संस्कार में भी ये चीजें देखी जाती हैं कि लगातार वो ये परंपराओं को बढ़ाया ही जा रहा है जी। अभी हम बात करते हैं कि एक शिक्षा दीक्षा के बाद यदि हम बात कर रहे हैं तो सेठ मनोहर साहू जी जो एक समाज सेवी के रूप में कार्य किया करते थे, काम कर रहे थे लगातार, तो फिर कांग्रेस पार्टी में आने का कैसे सोचा और कैसे फिर एक समाज सेवी से एक राजनेता की पदवी ग्रहण की? जी देखिए, हमारा परिवार शुरू से समाज सेवी तो रहा, और ख़ास तौर से साहू समाज में भी मतलब हमारे परिवार का योगदान जो था वो एक तरह से अविस्मरणीय था। और क्योंकि नरसिंहपुर ही नहीं, जिले की साहू समाज में सबसे बड़े माने सबसे रिच परिवार हमारा माना जाता था, तो लोगों की अपेक्षाएं रहती थी, और उन अपेक्षाओं के अनुसार हमारे ग्रैंडफादर या हमारे पूर्वज जो हैं वो लोगों के लिए मदद भी किया करते थे। उसी ज़माने में ही हमारे यहाँ जब बीड़ी कारखाना था, जो है अभी भी सब लोगों का है, तो वो बीड़ी कारखाना
1908 से इस्टेब्लिश। 1906 में मोहनलाल हरगोविंद दास इस्टेब्लिश हुए। 1908 में हमारे परिवार का चुन्नीलाल घपईराम के नाम से इस्टेब्लिश हुआ है। चूँकि जिले का प्रथम बीड़ी उद्योग था, तो हमारे पूर्वज ने खुद बीड़ी बनाना सीख के आके यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी थी, उनको काम सिखाया था, उनको रोज़गार दिया था। आज की तारीख में आज बीड़ी मज़दूरों को बीड़ी मज़दूर कहा जाता है, लेकिन उस ज़माने में बीड़ी मज़दूर को कारीगर कहा जाता था। कारीगर यानी एक विशेष योग्यता वाला व्यक्ति। तो लगभग 400 साढ़े 400 मजदूर कारीगर हमारे यहाँ काम करते थे। और हमारे जो फैक्ट्री थी उसमें वो मजदूर बैठते थे। उसमें तमाम मानवीय ज़रूरत की सुविधाएं थी, पानी की टंकी, लेटरिन बाथरूम सब वगैरह थे। तो सावन के महीने में जैसे मौसम चल रहा है ये, इस ऐसे मौसम में कभी आला होना, कभी भागवत होना, कभी रामायण होना, ये सब होता रहता था। तब भी हमारे बुजुर्गों ने उनको, माने जो कथा करने वाले आते थे, उनको वो करते रहते थे। अब बात आई, आपने कहा कि आप कैसे आए। तो ये सब तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। जब हमने देखते देखते एक ऐसी स्टेज में आए, जो चौथी पाँचवीं छठवीं क्लास में आए, तो हमारे यहाँ कुछ माने कर्मचारी थे, जैसे श्रीमान स्वर्गीय गोटीराम जी राय, स्वर्गीय छिदामी लाल साहू, श्री गंगाराम जी राय, ये सब हमारे यहाँ कारखाने में कर्मचारी थे पहले। और ये आरएसएस के कट्टर स्वयंसेवक भी थे। ये लोग सुबह जब आरएसएस की शाखा में जाते थे तो हमसे कई बार कहते थे, और हम चूँकि इनकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती थी, तो हम इनकी बातों से प्रभावित होकर इनके पास बचपन में, माने जब भी फुर्सत होती तो उनके पास जाके बैठ जाते थे। ऐसे ही एक सेठ रतनचंद जी जैन साइकिल वाले थे, वो माने 12 महीने हाफ पैंट पहनते थे, कट्टर स्वयंसेवक थे आरएसएस के। पूनम चंद जी कोठारी, स्वर्गीय मोहनलाल जी विश्वकर्मा, ऐसे कुछ लोग थे, तो जिनसे अक्सर हमारी मुलाकातें वो हो जाता था। इनके प्रेरणा से इनने हमें कहा कि बोले तुम बेटा सुबह जल्दी उठा करो, हमारे साथ शाखा चला करो। तो हम सुबह 5-6 बजे के करीब उनके साथ, वो हमें उठाते थे, उनके साथ शाखा जाते थे। और ब्रांच स्कूल की शाखा में बचपन में हमने वो भी किया है, मतलब ध्वज वंदना वगैरह सब चीज़ें, मतलब जो क्रियाएं होती थी बच्चों के हिसाब से वो करते रहे। धीरे धीरे बड़े होते गए, 8वीं 9वीं क्लास में आए, तो हमें एक चीज़ जो मतलब थोड़ी सी नागवार गुजरती थी कि जब ये बात होती थी हिंदू और मुसलमान की, और जब वहाँ शाखाओं में मुस्लिम विरोध या गांधी जी या नेहरू जी के प्रति विशेष सम्मान का भाव न दिया जाना, वो हमें थोड़ा सा ठीक नहीं लगता था। क्योंकि स्कूल की किताबों में हम पढ़ते थे कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, काफ़ी उन्होंने त्याग बलिदान किए, योगदान किया देश को। इन सबको देखते हुए वो बातें और उसका विरोधाभास हमें यहाँ देखने को मिलता था। तो हमारे मन में एक अंतर्द्वंद चलता था कि हम जो किताबों में पढ़ रहे हैं वो सही है, ये लोग जो हमें शाखा में जो बातचीत करते हैं, जो सुनाया जाता है, ये सही है। धीरे धीरे वो अंतर्द्वंद चलता रहा। अच्छा, एक और बात क्या थी कि हमारे पूर्वज मुसलमानों को भी उतना ही सम्मान देते थे। वो परंपरा आज भी हम निभा रहे हैं। हमारे घर के सामने पिछले सैकड़ों साल से ताजियों का जब जुलूस निकलता था तो सारे ताजिए हमारे घर के सामने खड़े होते थे। हमारे ग्रैंडफादर, उसके बाद हमारे फादर, उसके बाद हम, और हमारे बाद हमारा बेटा। जब वो ताजियों को जुलूस निकलता है तो उसका हम लोग इस्तकबाल करते हैं। इस्तकबाल करने के बाद में तमाम उसमें फातिहा करवाते हैं, लोबान वगैरह, तवर्रुक, ये सब करवाते हैं, और जो यथासंभव उनको विदाई देते हैं। ये हम देखते आ रहे हैं, वही हमारा बेटा कर रहा है।
तो मेरा मतलब कहने का ये, अब एक और इस थोड़े से विषय से हट के बात है इसी से जुड़ी हुई। जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, चाहे 47 के हों, चाहे 60-61 के जब ऊषा भार्गव कांड हुआ था, इन समयों में भी जब कर्फ्यू लगा होता था तो हमारे दादा या हमारे पिताजी लोगों जो मुस्लिम कारीगर या मुस्लिम मजदूर होते थे वो कर्फ्यू के डर के मारे निकल नहीं पाते थे, तो वो घरों में बंद थे और काफ़ी परेशान रहते थे। तो उस समय हमारे पिताजी या दादाजी ने ये एक रास्ता चुना था कि अपने जो माने इनके यहाँ जो कर्मचारी थे जो आरएसएस विचारधारा के थे या जिन्हें थोड़ा सा वो शासन की तरफ से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ था या ज़्यादा हिम्मत वाले थे वो, तो इन लोगों के हाथों से इन गरीब मजदूरों के यहाँ कच्चा माल, तेंदूपत्ता वगैरह, जर्दा वगैरह, सब कच्चा माल उनके घरों पे पहुँचाया जाता था और फिर उनके घरों से बीड़ी बनवा कर घर बुलवाई जाती, माने कारखाने बुलवाई जाती थी। और फिर उसके बाद ये मतलब शनिवार के दिन उनका खर्चा बनता था, हफ्ता बनता था, तो इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होती थी कि जिन जिन घरों से यानी हर एक आदमी के पास हिस्से में 40-40, 50-50 कारीगर हुआ करते थे, तो उनके घरों पे जाके वो जर्दा दे के आते थे, पत्ती दे के आते थे, बीड़ी ले के आते थे और शनिवार के दिन उनके घर में खर्चा दे के आते थे। इन लोगों को ये भी निर्देश थे कि अगर कहीं इनका सौदा सामान लाने के लिए इनके परिवार में कोई जिम्मेदार व्यक्ति या कोई बुजुर्ग या कोई मर्द नहीं है तो आप उनके घर का सौदा भी ला के उन्हें देंगे। ये सब तो सेवा भावी बात हो गए पारिवारिक दृष्टिकोण से। जब हम बात करें आपकी निजी व्यक्ति की बात करें, निजी जिंदगी की बात करें, तो ऐसा कौन सा संघर्ष आपने किया है जिससे मुकाम हासिल किया, आज एक अच्छे पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता में आपकी गिनती गिनी जाती है, नेता में गिनती गिनी जाती है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ये चर्चा व्याप्त है।